हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर रिलीज कर दिया है और हिंदी का मॉडल पेपर का डिस्कशन मैंने आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर अपलोड कर दिया है। और इसके बाद मैं आपको इंग्लिश का इस चैनल पे मुझे काम मिला हुआ है इंग्लिश को भी पढ़ाने का, तो मैं आपको इंग्लिश का भी मॉडल पेपर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में 100 नंबर के आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। इस वजह से ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे बच्चों ये है कि इंग्लिश के मॉडल पेपर ने ये बता दिया है कि हमारा पेपर कैसा आने वाला है 2026 में। क्योंकि आप लोगों ने अगर मॉडल पेपर देखा होगा तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मॉडल पेपर का लेवल क्या है। अभी हम लोग चलेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस आने वाले। क्वेश्चंस नए नहीं होंगे, क्वेश्चंस को पूछे जाने का तरीका नया होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले ज्यादा, तो ज्यादा रिपीट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जितना हम आपको इस चैनल पे देने वाले हैं उतना आपको पढ़ते रहना है, चाहे वो वोकैब हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो चलते हैं आज मॉडल पेपर के डिस्कशन की तरफ, ज्यादा बात ना करते हुए। इंटरमीडिएट इंग्लिश का हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई भी बोर्ड का बच्चा है, वो हर बोर्ड का बच्चा इस वीडियो को क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। चलिए पेपर का पैटर्न देखते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन हमारे, अच्छा ये क्या है, ये है हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी इंटरमीडिएट की। ये हम बताएंगे आपको फिल करना वीडियो के बीच में, इस वजह से बने रहना है। बीच में मैं कहीं पे भी बता दूंगा कि कहाँ की कॉपी कैसे भरी जाती है, ठीक है। तो लास्ट में भी बता सकते हैं, कहीं पे भी बता सकते हैं, बने रहना है, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग। बढ़िया सा हमारा पेपर आया हुआ और पहला जो क्वेश्चन होता है वो हमारा क्वेश्चन होता है बेटा कॉम्प्रिहेंशन का। और कॉम्प्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन हमारा होता है जो कि 15 नंबर का एग्जाम में आता है, ठीक है। कितने नंबर का एग्जाम में आता है? 15 नंबर का आता है। रीडिंग पोर्शन होता है, सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन होता है। पहला ही क्वेश्चन होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो, ये हम लोग आज जो बताएंगे वो हम आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर का डिस्कस करने आए, ना कि हम आपको सिखाने आए कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व किया जाता है ना, और क्वेश्चन आंसर कैसे लिखे जाते हैं। नहीं, हम ये सारा कुछ आपको सिर्फ बताने आए, कैसे आंसर लिखना है, किस तरीके से चीजों का अटेम्प्ट करना है, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। सिखाएंगे कब? अलग अलग वीडियो से। हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू राइट आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, सारा कुछ हम आपको अलग अलग वीडियो में बताते हुए चलेंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा जो कि 15 नंबर का पेपर में पूछा जाता है बेटा, सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है 15 नंबर का। सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन होता है, कॉम्प्रिहेंशन का होता है। क्वेश्चंस होते हैं 4, 3-3 नंबर के होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं वोकैब के 1-1 नंबर के। तो 12 और 3 15 नंबर का हमारे पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करा जाता है, अगर आपके पास टाइम है तो हम इसको करने का तरीका तो बहुत सारा है कि पहले कॉम्प्रिहेंशन को नहीं पढ़ा जाता है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है। वो सारी चीज हम बाद में बात करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चंस को रीड करना है। तो क्वेश्चंस को रीड करने से हमें ये पता चलेगा बेटा कि ये क्वेश्चन किस बेस्ड पे पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इन व्हाट वेज इज द एआई अ क्लेवर जूनियर। मतलब किस प्रकार से एआई को, बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जमाना चल रहा है ना, उसको किस प्रकार से चालाक जूनियर कहा गया है। इस पैसेज में इसका आंसर मिलने वाला है। कभी भी जो पैसेज वाले क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर आपको पैसेज में ही मिलता है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, उसको समझने के बाद पैसेज पे जाओ, आंसर को ढूंढो। आंसर को ढूंढने के बाद उसके जो जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट बना के कहीं पर रफ में नोट करो। रफ में नोट करने के बाद उसका आंसर अपने तरफ से डिजाइन करो। आंसर कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे बुलेट पॉइंट ढूंढे जाते हैं, कैसे बुलेट पॉइंट बनाए जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे, जब पर्सनली ये सिखाएंगे कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। अभी तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आंसर कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन व्हाट वेज इज द एआई क्लेवर जूनियर। किस प्रकार से एआई को चालाक जूनियर कहा गया है। इसका आंसर कहां पे है हम लोग देखते हैं, पीछे पैसेज में दे रखा होगा, क्योंकि पैसेज में ही आंसर होते हैं बेटा, ठीक है। तो लिखा हुआ अमर 50, मतलब अमर एक व्यक्ति है जो कि 50 साल का है, लाइक्स टू थिंक ऑफ एआई एज अ क्लेवर जूनियर, जो कि एआई को एक चालाक जूनियर मानता है। चालाक जूनियर मानता है, आखिरकार क्यों मानता है, तो समवन, क्योंकि हु डज नॉट स्लीप, जो कि कभी सोता नहीं है, इसलिए उसको एआई क्लेवर जूनियर मानता है। चालाक जूनियर इसलिए मानता है क्योंकि वह कभी सोता नहीं, हु डज नॉट स्लीप। ये मुझे पहला पॉइंट मिला, इसका आंसर मिला। वो एग्जामिनर तुमसे पूछ रहा है कि उसको क्लेवर जूनियर क्यों माना गया, इस वजह से माना गया। पहला पॉइंट, इसको ही कहते हैं बुलेट पॉइंट। तो साइड में इसको नोट करके ऐसे लिख लेते हैं क्या, कि हु डज नॉट स्लीप, हु डज, अब इससे आंसर बना दूंगा, हु डजंट स्लीप। पहला पॉइंट ये है, उसकी अच्छी क्वालिटी ये कि वह कभी भैया सोता नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, हैज अ
फिनोमिनल हेड ऑफ नंबर्स, जिसके पास नंबर्स को समझने की क्षमता बहुत ज्यादा है, संख्याओं को ग्रहण करने की क्षमता, संख्याओं को जानने की संख्या और संख्याओं के बारे में बताने की संख्या बहुत ज्यादा है। पहली क्वालिटी है उसकी ये कि वह भैया सोता नहीं है। दूसरी क्वालिटी ये कि उसके पास क्षमता बहुत ज्यादा है, किस चीज की, संख्याओं की संख्या बहुत ज्यादा है, दूसरी क्वालिटी ये। और तीसरी चीज क्या, एंड इज ओपन टू लर्निंग, और ये हमेशा सीखने के लिए क्या रहता है भैया, ओपन का मतलब खुला नहीं, ओपन का मतलब खुला तो होता है, लेकिन ओपन का मतलब यहाँ कहेंगे तैयार रहता है, और ये हमेशा हर एक नई नई चीज सीखने के लिए तैयार रहता है। बेटा एआई जो बनाया गया, ये लोगों के द्वारा दिए गए सारे क्वेश्चंस के आंसर का कलेक्शन बना बना के डेली हर चीज से वो सीखता है। हर कोई, जैसे हम लोग कोई ना कोई सर्च करते हैं, जब वो उसका आंसर कभी कदार ऐसा होता है, मैं भी देखता हूँ कभी कदार आंसर नहीं बता पाता एआई, कहता मैं बताने में असमर्थ हूँ, मुझे इसका प्रोग्राम नहीं पता है, तो फिर क्या करता है, दोबारा फिर से पूछो तो वो बता देता है। क्यों, जैसे ही वो पूछा वो इंडिकेट करता है, और वो इंडिकेट करके उसका प्रोग्राम जनरेट करता है, प्रोग्राम जनरेट करने के बाद उसका आंसर बताता है। तो पहले उसको जो चीज नहीं आती है वो तुमसे सॉरी बोलेगा, मतलब कुल मिला के उसको आता सब कुछ है, जो चीज नहीं आती है उसका प्रोग्राम वो जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद उसका भी डाटा मतलब डाटा लिखता रहता है। तो हर दुनिया की आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस करते होंगे एआई से, तो हर एक चीज का आंसर वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, स्टोर कर रहा है। आप जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका ये आंसर जो उसने दिया था वो उसको दे देगा। एआई के पास बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं। अभी आगे चल के एक क्वेश्चन आने वाला, एआई से लोग डरते क्यों हैं। आज से 6 महीने पहले एआई से लोग डरना स्टार्ट कर दिए थे। क्यों, क्योंकि उनको डर था, अभी इस पैसेज में आएगा, उनको डर था कि उनकी जॉब चली जाएगी, उनको डर था कि हमारी समाज में वो भौकाली नहीं रहेगी जो रहा करती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली। अब तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम खत्म ही है एक तरीके से, है ना। तो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अमर एक लड़का जो कि 50 साल का, लाइक्स टू थिंक ऑफ एआई एज अ क्लेवर जूनियर, उसको एक चालाक जूनियर मानता है। पहले तो पैसेज पढ़ना पड़ता है बेटा। क्यों मानता है, समवन जो कि हु डज नॉट स्लीप, वह सोता नहीं है, ऐसा फिनोमिनल हेड ऑफ नंबर्स, वह संख्याओं में बहुत शक्तिशाली क्षमतादार है समझने में, एंड इज ओपन टू लर्निंग, और ये हमेशा सीखने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ मुझे यहीं तक मिल रहा है, इसके आगे कहीं नहीं है। एंड दैट्स प्रीसियसली व्हाट ही हैज क्रिएटेड ऑफ हिमसेल्फ, जिसको इन लोगों ने, जिन्होंने एआई बनाया वो खुद के लिए ही बनाया है। एआई क्यों बनाया है, ओवर द पास्ट 6 मंथ, 6 महीने पहले की बात बताएं तो ही हैज ट्रेंड, इसको ट्रेंड किया गया था हिज क्लॉड 2, एक ये मिशन था क्लॉड 2, इसके मॉडल को बनाया गया टू टॉक। क्यों, इसलिए बनाया गया कि जो जैसा हम बोलते हैं वैसा ही वो भी बोल सके। इसका एक मॉडल बनाया गया, जैसा कि कहते हैं ना वॉइस को भी कॉपी करके बोल देता है ये, तो ये मॉडल के तहत एक मॉडल बनाया गया 6 महीने पहले, क्लॉड 2। इसको ध्यान रखना है, ये मॉडल किस लिए बनाया गया, सेम जैसा हम लोग बोलेंगे उसके एग्जैक्टली वैसा ही बोलने का काम करेगा। लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है बेटा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था आखिरकार उसको क्लेवर जूनियर क्यों कहा गया है, पूरे पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, टाइम कम है, इसलिए उसको जूनियर कहा गया। क्योंकि भैया सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि वह कभी सोता नहीं है, ये पहला बुलेट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये नंबर्स को समझने की क्षमता इसके पास बहुत ज्यादा है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, ये हमेशा सीखने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कैसे, ये देखिए इसका आंसर लिखेंगे कैसे। 3 पॉइंट हमें पता चल गए, क्या क्या, वह सोता नहीं है, नंबर्स को समझने की क्षमता बहुत ज्यादा है, और तीसरी चीज वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, इसलिए इसको चतुर जूनियर के नाम से जाना जाता है। देखो आंसर कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले मैंने यहीं से लिखा द एआई इज कंसीडर्ड, इसको माना गया, कंसीडर का मतलब मानना, माना गया, क्या माना गया, अ क्लेवर जूनियर, एक चतुर चालाक, चालाक कह सकते हैं, चालाक जूनियर माना गया, बिकॉज क्योंकि इट नेवर स्लीप्स। अब सेम टू सेम मैंने एक बात बताया था, क्या कभी भी कोई भी कॉम्प्रिहेंशन से चीजें लिखो तो हो सके तो अपने शब्दों में भी उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। वहां पे लिखा था डस नॉट स्लीप, समवन डस नॉट स्लीप, जो कि कभी सोता नहीं, समवन जो कि कभी सोता नहीं, यहाँ पे अपने मन से लिख दो, बिकॉज इट नेवर स्लीप्स, जो कि कभी सोता, कभी भी रात में 2 बजे कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ लो, बता देगा, है ना, क्योंकि वह एक काल्पनिक है, वो कोई व्यक्ति नहीं है ना। इट नेवर स्लीप्स, इट पजेस अ फिनोमिनल हेड फॉर नंबर्स, इसके पास क्षमता बहुत ज्यादा है नंबरों को समझने की, एंड और इट इज ऑलवेज ओपन, या इट इज ऑलवेज रेडी टू लर्निंग, यह हमेशा तैयार रहता है क्या करने के लिए, टू लर्निंग, सीखने के लिए, या टू लर्न लिख सकते हो, ठीक है, इन्फिनेटिव के रूप में, टू लर्निंग, सीखने के लिए, न्यू थिंग्स, नई नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है, मेकिंग इट अ हाईली एफिशिएंट एंड डिलीगेंट असिस्टेंट। और ये असिस्टेंट का मतलब कह सकते हैं जैसे कि
असिस्टेंट तो जानते ही ना आप लोग, एआई एक असिस्टेंट का ही काम करता है ना। एआई जो है एक असिस्टेंट का ही काम करता है, ये आप लोगों को बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर 3 पॉइंट से हम लोगों को बनाना है। पहला पॉइंट क्या है, चालाक क्यों कहा गया है, इसलिए चालाक कहा गया मेरे भाई क्योंकि वह कभी सोता नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, वह, बोलो दूसरा पॉइंट क्या है, वो कभी सोता नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि वह नंबर को समझने की क्षमता उसके पास बहुत ज्यादा है। तीसरा पॉइंट ये है मेरे भाई कि वह हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। आप चाहो तो यहां तक आंसर लिख सकते हो, फुल स्टॉप, बस काम खत्म। अच्छा, मैं आपको अभी मॉडल पेपर बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कॉम्प्रिहेंशन के आंसर को इससे और बड़ा कैसे लिखा जाए। कुछ लाइनें मैं स्टार्टिंग में लिखवाता हूँ, सबके लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, वो हम आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे बाद में, क्योंकि अभी चल रहा है मॉडल पेपर का डिस्कशन। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैंने भी यूट्यूब पे देखा है और आप इस वीडियो को देखने के बाद अन्य वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे टीचर्स ने मॉडल पेपर का डिस्कस किया, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, जो कहते हैं ना कि यूपी बोर्ड हमारा है, यूपी बोर्ड हमारा है, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, जब इंग्लिश का पेपर रिलीज हुआ ना, और जब इंग्लिश का पेपर का मॉडल पेपर डिस्कस किया गया, तो वो खुद होश में नहीं थे, वो बता क्या रहे हैं उसका आंसर, उन्हें खुद नहीं पता हम बता क्या रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी ऐसी बदलाव आए हैं ना पेपर में इस बार, जो कि आपको समझ में आएंगे कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है। ठीक है, सबर करो, समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फील्ड्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ एआई। एआई के जो बढ़ता हुआ ग्रोथ है, मतलब एआई की जो ग्रोथ है, उसने किन किन चीजों, कौन कौन से क्षेत्रों पे क्या किया है, प्रभाव डाला है। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभाव डाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से लिखेंगे द ग्रोथ ऑफ एआई, एआई की बढ़ती हुई जो ग्रोथ है, अर्थात एआई का जो बढ़ता हुआ दौर है, हैज, उसने डाला है, अफेक्टेड, प्रभाव डाला है, एंड डिसरप्टेड, एंड डिसरप्टेड और भ्रम किया है, ऑलमोस्ट मतलब तंग किया है, ऑलमोस्ट अधिकतर, मतलब ऑलमोस्ट ऑल वेकेशंस का मतलब होता है सभी समुदायों लोगों को, सभी लोगों को क्या किया उसने, तंग किया। इसका आंसर मिलेगा कहां सर जी, इसका आंसर मेरे भाई आप जब पैसेज को रीड करोगे ना, तो सारी चीजें आपको पेपर में मिलने वाली है, सारी चीजें आपको पेपर में मिलने वाली है। देखो यहाँ पे भी दिखाई देगा, ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स, पिछले कुछ वर्षों से एआई हैज डिस्टर्ब्ड, है ना, इसने क्या किया है, भ्रमित किया है, अर्थात कह सकते हैं भ्रमित किया है, और या फिर कह सकते हैं तंग किया है, ऑलमोस्ट ऑल वेकेशन, सभी लोगों को तंग किया है। नॉट ओनली, अभी यहाँ पे नॉट जस्ट लिखा हुआ है, वैसे नॉट ओनली आप हमने आंसर में लिखा हुआ, ना केवल क्रिएटिव वंस, अर्थात किसी क्षेत्र में, ना केवल फिल्म इंडस्ट्री को, टीवी इंडस्ट्री को, डिजाइनर को, एनिमेशन वालों को, बल्कि बट आल्सो द मोर कॉर्पोरेट जो ओरिएंटेड फील्ड्स, एक ऐसे क्षेत्र को भी अफेक्ट डाला है, उसने प्रभाव डाला है, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अर्थात अकाउंटिंग, मार्केटिंग और हेल्थ केयर का भी काम कर रहे थे। अर्थात एआई ने बहुत सारी चीजों पे क्या करा है, प्रभाव डाला है। सिंपल है यार, आप जब कभी पेपर में जाओगे, पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आएगा, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, AI has disturbed almost all vacations, ये इसका मतलब ही यही, अफेक्टेड, देखो ये अफेक्टेड यहाँ लिख देता तो तुम आंसर ना ढूंढ लेते, इसलिए उसने डिस्टर्ब्ड, इंटर में हो ना बेटा, तो समझना है तुम्हें, उसने प्रभाव डाला है, ऑलमोस्ट ऑल वेकेशन, सभी चीजों पर प्रभाव डाला है। कौन कौन सी वो चीजें, ना केवल टीवी के मतलब टेलीविजन के क्षेत्र में, डिजाइनर के क्षेत्र में, और कह सकते हैं एनिमेशन के क्षेत्र में, बल्कि बट आल्सो, बल्कि उसने मोर कॉर्पोरेट जो फील्ड है उस पर भी उसने प्रभाव डाला है। हालांकि दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड हेल्थ केयर, इन चीजों पे उसने क्या डाला है, प्रभाव डाला है। इसका आंसर कैसे लिखना है, इसका आंसर लिखना कैसे मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके सामने लिखा हुआ है। समय ज्यादा आपका नहीं लेंगे, क्योंकि समय है हमारे पास बहुत कम, इस वजह से इसका आंसर देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि हम ज्यादा देर तक आपको ये चीजें नहीं डिस्क्राइब कर सकते। सब चीज सिखाऊंगा, पता है कब सिखाऊंगा, जब मैं एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आंसर देखो यही लिखा हुआ है, द ग्रोथ ऑफ एआई हैज अफेक्टेड या डिसरप्टेड ऑलमोस्ट ऑल वेकेशंस। अब जैसे लिखना दीज फील्ड्स, ये फील्ड्स कौन कौन से इंक्लूड, इसमें इंक्लूड है कौन कौन से, नॉट ओनली, ना केवल क्रिएटिव वंस लाइक फिल्म, टीवी, डिजाइन, ये तो वही लाइन लिखी थी कि नहीं लिखी थी, एंड एनिमेशन, बट आल्सो, बल्कि इसमें कॉरपोरेशन ओरिएंटेड वाले लोग भी, कॉर्पोरेशन ओरिएंटेड काम धंधे करने वाले जो लोग लैपटॉप से वेबसाइट वगैरह भी डेवलप करते थे और भी वो सारी चीजें करते थे, उनका भी काम खा गया है। काम खा नहीं गया, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत मददगार हो गया है, मददगार हो गया, मदद करने। अब आप एआई को प्रोग्राम बताओ, उसको बोल दो, वो प्रोग्राम डाटा पूरा प्रोग्राम बना के दे देता है, सारा कुछ उस प्रोग्राम को पेश करो, वेबसाइट बना लो, बहुत सारी चीजें मतलब हल्की हो गई हैं एआई के आने से। तो मेरे भाई इस तरीके से, ना कि उसने अब टीवी, डिजाइन,
लोग एनिमेशन वीडियो बनाते हैं आजकल एआई की मदद से तो बनाते हैं, एनिमेशन वीडियो बना रहे, डिजाइन कर रहे हैं, आप लोग पीपीटी बना रहे हो, पीपीटी बना रहे हो या कोई थंबनेल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, एआई बहुत हेल्प कर रहा है, आप बोलो बना के दे देता है। तो वो उन सब चीजों पे उसने क्या डाला है, प्रभाव डाला है। तो पूछ रहा था एग्जामिनर कि विच फील्ड्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ एआई, एआई के बढ़ते हुए दौर ने किन किन चीजों पे प्रभाव डाला है, तो टेलीविजन, वो एनिमेशन, डिजाइन, बट आल्सो मतलब न केवल टेलीविजन फील्ड पे, डिजाइनर फील्ड पे, एनिमेशन फील्ड पे, बल्कि उसने कॉर्पोरेट ओरिएंटेड फील्ड पे भी क्या किया है, प्रभाव डाला है, जैसे कि इंजीनियर, अकाउंटेंट और मार्केटिंग और हेल्थ केयर जैसी चीजों पे भी उसने क्या डाला है, प्रभाव डाला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे ये है कि व्हाई आर प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वरीड, क्यों चिंतित हैं अबाउट द ग्रोथ ऑफ एआई, एआई के बढ़ते हुए, एआई के बढ़ते हुए दौर से जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जिन्होंने बीटेक वगैरह सारा कुछ कर रखा है, वो इतना ज्यादा चिंतित क्यों है? क्योंकि मेरे भाई अब पैसेज में इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि चिंतित इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि भैया उनको डर है। किस चीज का डर है? उन्हें डर है कि कहीं हमारी जॉब चली ना जाए, है ना। ये देखो, मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग जो हैं, आई कॉन्टेक्टेड सेड, कहते हैं मेरे कॉन्टेक्ट दैट की एट अराउंड द सेम टाइम लास्ट ईयर दे वर, अब यहाँ देखना, टेरिफाइड, डरे हुए, टेरिफाइड कौन होता है? डर, ध्यान रखना, डरा हुआ, ठीक है, ठीक है, टेरिफाइड, डरे हुए ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, कहीं वे खो ना दें, कहीं खो ना दें, लॉजिंग देयर, तो मतलब कहीं पीछे ना हट जाए, मतलब बहुत पीछे ना हो जाए। देखो इसका मतलब होता है ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड का मतलब होता है कहीं बहुत पीछे ना हो जाए। बढ़ते हुए दौर में सब आगे बढ़ रहे हैं, एआई जब से आया उसको डर आ गया कि कहीं हम पीछे ना हो जाए, लॉजिंग देयर जॉब, हमारी जॉब कहीं छूट ना जाए, बिकमिंग ऑब्सोलेट, बिकमिंग, एक सेकंड रुकना जरा, हाँ, तो किन किन चीजों पे, क्या क्वेश्चन क्या था बेटा, एक मिनट जरा बोलना। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था बेटा, हाँ, प्रोफेशन क्यों चिंतित है, मतलब प्रोफेशन बंदे जो हैं वो ग्रोथ एआई के बढ़ते हुए दौर को लेके क्यों चिंतित है। तो प्रोफेशनल लोग जो हैं वो वर इनिशियली, प्रारंभ में, वरीड अर्थात चिंतित हुए, अबाउट के बारे में, बढ़ते हुए एआई के ग्रोथ के बारे में इसलिए चिंतित हुए क्योंकि देवर, उन्हें डर था, उनको डर था, बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, कहीं हम पीछे ना हो जाएं, बहुत पीछे ना हो जाएं, कहीं हमारी जॉब ना छूट जाए और कहीं हम बढ़ते हुए दौर में अपने आप की भूमिका ना भूल जाए, अर्थात हमारी भूमिका ना खत्म हो जाए, इसका उनको क्या था मेरे प्यारे बच्चों, डर था। इस तरीके से हम लोगों को इसका आंसर क्या करना होता है, लिखना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन हमको कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि हाउ आर प्रोफेशनल्स प्रिपेयरिंग टू कोप अप विथ द न्यू सिचुएशन, आने वाली नई परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, आने वाली परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, उसको किस प्रकार से प्रोफेशनल लोग जो हैं उन्होंने तैयारी बना ली है, मतलब आने वाले दौर में जो न्यू सिचुएशन से, नई परिस्थितियां हैं, उससे कैसे निपटा जाए, उसकी तैयारी प्रोफेशनल्स लोग जो हैं, प्रोफेशनल लोग जो हैं, उन लोगों ने बना लिए। किस प्रकार से बनाइए, किस प्रकार से बनाइए, वो यहाँ लिखा हुआ है। आंसर आपको मेरे बच्चे कॉम्प्रिहेंशन में मिलने वाला है, ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करते हैं सारा कुछ बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर का डिस्कशन है, सारा कुछ सिखाया नहीं जा सकता है, सिखाने के लिए नहीं आए यहाँ पे, डिस्कस करने आए पेपर का, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू सिचुएशन, मतलब जो प्रोफेशनल लोग हैं, है ना, वो प्रिपेयर हो चुके हैं नई परिस्थितियों को लेके, बाय इंटीग्रेटिंग एआई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एआई इनटू देयर, है ना, देयर वर्क इन वेरियस कैपेसिटीज। फर्दरमोर many are now prepared for a radical shift in their skill sets in the next few years as they want to be occupied to handle the अपकमिंग चेंज। देखो क्या क्या रहा है, क्या ये रहा है कि लोग, आगे आने वाले जो लोग हैं, आप पैसेज पढ़ोगे तो समझ में आएगा, आगे आने वाले परिस्थितियां जो हैं उनसे लड़ने के लिए लोगों ने, प्रोफेशनल्स लोगों ने एक रणनीति बना ली। क्या कि अगर एआई, हम मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हम कोई मान लीजिए डाटा हैंडल करते थे, या अकाउंटेंट है ना, सीए हैं, तो हम डाटा हैंडल करते थे किसी भी इंडस्ट्री का, तो अब हुआ क्या, अब ऐसा नहीं, सारा काम तो एआई नहीं करने वाला है, सारा काम एआई नहीं करने वाला है, और एआई काम करता है लेकिन उससे करवाने वाला भी होना चाहिए। एआई काम करेगा लेकिन करवाने वाला भी होना चाहिए। तो करवाने वाले की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आपको डाटा उससे लेना है, आपको पूरा एक्सेल सीट चाहिए, अब उसको
ऐसा थोड़ी ना तुम कह दो भैया हमारी ये कोचिंग है या हमारा एक चैनल है मैथमेटिक्स एनालिसिस, इस पे जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, कितनी वीडियोस आ रही हैं और रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, सारा कुछ बता के उनका डाटा बना के दे दो। ऐसा नहीं, उसको बताना पड़ेगा इतने घंटे का ये है, ये वगैरह वगैरह, पूरा बताने वाला बंदा भी होना चाहिए। एआई काम करता है तो ये किस प्रकार से फायदा कर रहा है लोगों को, इस प्रकार से फायदा कर रहा है कि लोग अब अपना काम ही किससे निकलवा ले रहे हैं, एआई से निकलवा ले रहे हैं। तो मतलब अपने काम को हल्का कर ले रहे हैं। इस प्रकार से एआई बहुत मदद कर रहा है। डिटेल में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो 4 क्वेश्चंस आते हैं 3-3 नंबर के। आंसर लिखने के तरीके ये होते हैं। आंसर आपको मिलते हैं कहाँ पे, आंसर आपको मिलते हैं मेरे भैया पैसेज में ही मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, पैसेज में ही मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का ई जो है, आप पेपर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये 3 क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 क्वेश्चन होते हैं वोकैब बेस्ड। किस बेस्ड पे होते हैं, वोकैब पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ प्लान्ड सीरीज, एक तक बनाई गई श्रेणी ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एम। मतलब किसी भी अपने एम को लेकर एक बनाई गई श्रृंखला को क्या कहा जाता है, उस एम मतलब कह सकते हैं अपने सपने को तैयार करने के लिए जो एक हम लोग कड़ियां बनाते हैं और उसको जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने वाली चीज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ। तो ये पूरा आंसर ऐसे लिखना है। कुछ लोग कहते हैं कंपेन, कंपेन का मतलब होता है अभियान। क्या होता है, अभियान कहते हैं भैया। जब हम लोग कोई प्लान बनाते हैं, किसी भी अपने स्पेसिफिक एम को लेके प्लान बनाते हैं, जब उसको अप्लाई करते हैं, उसकी सीरीज बनाते हैं, तो अप्लाई करते हैं अर्थात एक अभियान चलाते हैं। क्या चलाते हैं, अभियान चलाते हैं। इसका आंसर होगा कंपेन। लेकिन लिखना कैसे, ऐसे लिखना है द वर्ड इन द पैसेज, द वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ प्लान सीरीज ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एम इज। अब इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे कंपेन। कंपेन का मतलब अभियान चलाना। क्या, अभियान चलाना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट। अपोजिट का मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है किसका, अप टू डेट। कहते हो नहीं कहते हो, अरे भैया बड़े अप टू डेट बन के जा रहे हो। अप टू डेट, सब लोग बदलाव लाते हैं अपने अंदर। अप टू डेट, प्रतिदिन क्या होता है, बदलाव होता है। अप टू डेट कहते हो नहीं कहते हो, अप टू डेट बदलाव आ रहा है। अप टू डेट और ऑब्सोलेट, इन देखो अप टू डेट का मतलब होता है, अप टू डेट का मतलब कह सकते हैं देखो अप टू डेट को एग्जैक्ट हिंदी अगर बोले तो जैसे कि अप टू डेट का मतलब होता है प्रतिदिन क्या करना, एक नया बदलाव लाना। और ऑब्सोलेट का मतलब कह सकते हैं रुकावटें, कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रुकावटें। मतलब एक तरीके से जो चीज रुक जाती है वो ऑब्सोलेट बन जाती है। जो चीज डेली प्रतिदिन अपने अंदर बदलाव लाती जा रही है तो वो अप टू डेट कहलाती है। अप टू डेट मतलब डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करते रहना। ऑब्सोलेट का मतलब ठहर जाना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा ये मिलेगा कहाँ पे मेरे भैया, इसका आंसर अभी पैसेज जब पढ़ा रहे थे तब आपने देखा होगा। ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ढूंढना मुश्किल इसलिए क्योंकि जब हमको इसका मतलब ही नहीं पता है तो हम ऑब्सोलेट को ढूंढेंगे कहाँ से। तो ये सारी चीजें बेटा थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ता है। इंग्लिश पढ़ रहे हो, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं और पेपर जब दे के आते हैं और जब रिजल्ट आता है तो उनको पता चलता आखिरकार मेरे नंबर कम क्यों आए थे। 70 नंबर 65 नंबर इस वजह से ही आते मेरे बच्चे, क्योंकि वो चीजों को ढंग से कर नहीं पाते हैं। बहुत प्रैक्टिस करनी होती तब काम होता है। क्योंकि हर, अब ऐसा तो नहीं है फिजिक्स है तो फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है बार बार तो वही रिपीट करके हम लोग बार बार वही समानता पेट संधारित वाला लगाए रहो। यहाँ पे कोई भी वो कैब आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड वो कैब क्वेश्चन क्या है, थर्ड वो कैब का क्वेश्चन है भैया वोकेबलरी क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन है रिराइट द अंडरलाइन सेगमेंट आफ्टर रिप्लेसिंग द वर्ड एड। का मतलब क्या होता है, कह रहा एड का मतलब क्या है। और सुनो क्या कह रहा है, रिराइट द अंडरलाइन सेगमेंट आफ्टर रिप्लेसिंग। एक जो अंडरलाइन का सेगमेंट आगे दे रखा है, आप लोग देखो ये जो सेगमेंट दे रखा है जिसके नीचे अंडरलाइन है, जिसके नीचे अंडरलाइन है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, एड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता करके इसके जगह पे ही रिप्लेस करके फिर से वो लाइन को क्या कर दीजिए, वहां पे जाके लिख दीजिए, वहां पे जाके लिख दीजिए। तो एड का मतलब होता है मदद करना बेटा। एड का मतलब क्या होता है, मदद करना। ये आपको पता होना चाहिए। एड का मतलब होता है मदद करना। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मदद करना। क्या होता है, क्या होता है भाई, मदद करना होता है। एड का मतलब होता है मदद करना। तो और मदद करने का सिनोनियम क्या होगा, बताओ भाई, सिनोनियम क्या होगा। सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है, सिमिलर मीनिंग का मतलब क्या होता है, सिनोनियम। मदद करने को हम लोग क्या कह सकते हैं। अब पेपर का तरीका अलग हो गया। पहले क्या करता था, क्यों एक वर्ड होता था उसका सिनोनियम पूछता था, हम लोग डायरेक्टली वो वर्ड लिखते थे, सामने उसका सिनोनियम लिख देते थे। अब पैटर्न चेंज हो गया। क्या कह रहा है, कह रहा है एड का सिमिलर मीनिंग बताइए। बताइए नहीं, वही जो पैराग्राफ था ना जिसके नीचे अंडरलाइन है उसमें प्रयोग करके लिखो पूरे पैराग्राफ को। तो मैंने लिखा है देखो,
AI कैन हेल्प, वहां पे क्या था, AI कैन एड, मैंने एड की जगह क्या कर दिया, हेल्प कर दिया, बस इतना। एड का मतलब मदद करना, इसका सिमिलर मीनिंग लिखना था लेकिन उसी पैराग्राफ में यूज करके, तो मैंने लिख दी AI कैन हेल्प बट नॉट नेसेसरी रिप्लेस व्हाट दे डू। तो ऐड की जगह मैंने क्या कर दिया, हेल्प कर दिया। सिंपल है, सिंपल सा, तुमको ये पता होना चाहिए ऐड का मतलब क्या होता है। ऐड का मतलब होता है मदद करना, सहायता करना कहते हैं, इसकी एग्जैक्ट हिंदी होती है सहायता करना। तो सहायता करने से रिलेटेड आप एक वर्ड ढूंढ लो सिमिलर, हेल्प। तो मैंने हेल्प को माइंड में रखा और वही जो जिसके नीचे लाइन था ना, तो लाइन अंडरलाइन जिसमें थी उस पैसेज को उठाया, यहाँ लिखा, खाली एड की जगह क्या लिख दिया, हेल्प लिख दिया। तो हमारा एग्जामिनर इसके कितने नंबर दे देगा, 1 नंबर दे देगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा 15 नंबर का बेटा कॉम्प्रीहेंशन आता है। इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना होता है। तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो हम आप लोगों को जैसे जैसे वीडियो देते रहेंगे वैसे वैसे समझाते रहेंगे, वरना ये 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, कम पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भैया आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग, सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा आएगा राइटिंग पोर्शन, जिसमें आप लोगों को क्या करना होता है, जिसमें मेरे भाई आप लोगों को करना होता है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। कोई भी एक टॉपिक लेना है, 3 टॉपिक दे रखा होगा, कोई एक टॉपिक आपको उठाना है, उस टॉपिक पे आपको आर्टिकल राइटिंग लिखनी है, एटलीस्ट 150 वर्ड्स की होनी चाहिए। अब गिन गिन के नहीं लिखा जाता है, पता चला तुम गिन रहे हो एक एक वर्ड, समय वैसे भी कम है, तो कम से कम कह सकते हैं 2 से 2.5 पेज होना चाहिए। 2 से 2.5 पेज अगर आपकी आर्टिकल राइटिंग है तो आपको 10 नंबर देने से बेटा कोई नहीं रोक सकता है। और ये मैटर नहीं करता आपने कितने पेज लिखे, मैटर ये करता है कंटेंट कैसा लिखा है, ठीक है, कैसे इसको लिखे हो, लिखने का तरीका कैसे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, हमने आर्टिकल राइटिंग लिखी हुई है, हम उसको समझाएंगे नहीं क्योंकि मेरे भैया हमारे पास समय बहुत कम है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन शॉट ले लेना और इसको घर पे जाके पढ़ना। आर्टिकल राइटिंग कुछ इस तरीके से लिखी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल राइटिंग कुछ इस तरीके से लिखी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। हमने लिखी है, इसमें 3 टॉपिक थे, एग्जामिनर कह रहा था इन 3 टॉपिक में किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल राइटिंग लिखी है और इन तीनों में से किसी एक पे लिखनी थी। एक था ऑनलाइन शॉपिंग, नेसेसिटी और क्रेज, नीड फॉर करियर काउंसलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एआई। इंपॉर्टेंस ऑफ एआई पे मैं गारंटी दे रहा हूं 7 सेट में 1 सेट में जरूर आने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आर्टिकल राइटिंग जरूर पूछी जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंस पे, उसकी उपयोगिता पे आर्टिकल राइटिंग जरूर पूछी जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं इस आर्टिकल राइटिंग को तैयार कर लेना, ठीक है। चलो 3 टॉपिक आने वाले, माई चाइल्डहुड फैंटेसी, ये कभी नहीं आया बेटा, इस साल क्यों आया, ये 3 टॉपिक क्यों दिए एग्जामिनर ने। ध्यान रखिएगा 2023 में मॉडल पेपर रिलीज हुआ तो उसमें फ्यूचर प्लान, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम और नेचुरल ब्यूटी पे 3 उन्होंने आर्टिकल राइटिंग दी थी। और जब बेटा पेपर हुआ था ना 2024 में, बच्चों से पूछना और आंसर उठा के देख लेना, विजन इन योर लाइफ पूछा गया था। मैंने कहा था मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काम आता है, इनमें से जरूर आपको आर्टिकल राइटिंग पेपर में मिलने वाली है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेना मेरे भैया, इंपॉर्टेंस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखो कितना अच्छा टॉपिक है, नीड फॉर करियर काउंसलिंग इन स्कूल। बच्चा आप इंटर में हो, आप पेपर हो जाने के बाद आपको होश नहीं रहेगा क्या करने वाले हो तुम, क्या करोगे, कहाँ कदम रखोगे, कौन सी साइड चुननी है, क्या करना है, क्या कोर्स करना है, भैया हमें कुछ नहीं पता। इसके लिए स्कूल वाले करियर काउंसलिंग कराते हैं, कोचिंग वाले करियर काउंसलिंग कराते हैं। तो किस तरीके से उसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों के जीवन में, इस पे हम लोगों को लिखनी है। ये भी हम आपको यूट्यूब पे देने वाले हैं अलग अलग करके, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए ऑनलाइन शॉपिंग पे आर्टिकल राइटिंग। ऑनलाइन शॉपिंग की आवश्यकता और उसका जो क्रेज है, उसकी आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से लिखी जाती है। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हेडिंग डालने के बाद नाम वाम कुछ नहीं लिख के आया, लेकिन आपको लिखना है बाई एक्स वाई जेड, बाई एक्स वाई जेड। लिखने के बाद हेडिंग डाल के आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना आता है, हेडिंग डाल के आर्टिकल राइटिंग लिखो। या दूसरा मेथड हम आपको आर्टिकल राइटिंग का बताएंगे, वैसे लिखो, कोई मैटर नहीं करता है, आपको लिखना आना। पहली बात तो तुम लिख ही लो, बहुत बड़ी बात है। तो हेडिंग डालो क्या करो वो तो अलग की बात हो गई, पहले तुम लिख ही लो, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे बेटा आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना तभी आएगा जब आपको उस टॉपिक के बारे में पता होगा, सिंपल सी बात। जब आपको उस टॉपिक के बारे में इतना पता होगा तब तुम इंग्लिश में इतना लिख पाओगे। हिंदी में इतना पता इतना लिखा जा सकता है, अगर हिंदी में इतना जानते हो ना किसी टॉपिक के बारे में तो उसको इतना लिखा जा सकता है। इंग्लिश में इतना पता है तो उसको तुमसे तुम्हारे ट्रांसलेट तो तुम कर नहीं पाओगे, कर करके बड़ी मुश्किल से तुम इतना कर पाओगे। और इतना लिख भी पता कितनी देर में पाओगे, 3 घंटे 15 मिनट में। इस वजह से पहले सही आर्टिकल राइटिंग को तैयार रखो, वरना 10 नंबर भूल जाओ। और आर्टिकल राइटिंग का हम ये पैटर्न लेके आए, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि भैया हम इसको पढ़ाएंगे नहीं,
ठीक है। हाँ अभी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, इसको लिख लो। ये देखो, ये देखो, ले लो स्क्रीनशॉट इसका बढ़िया तरीके से। देखो, द नेसेसिटी आर्ग्यूमेंट सेविंग टाइम। अब टाइम बचता है भाई ऑनलाइन शॉपिंग से? नहीं बचता है। घर बैठे कुछ भी मंगा लो ब्लिंकिट से, जोमेटो से, कुछ भी शॉपिंग करो, कुछ भी करो। ट्राईपॉड मंगा लिया था मैंने, माइक मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, सब कुछ अवेलेबल है। समय बचता है, ताकत बचती है, शरीर आलसी बनता है, सारे काम होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से। जो तुम करना चाहो, ये सारा कुछ मैंने लिखा है भैया, इसको नोट कर लेना प्लीज। ओके, ये देखिए, देखो बीच में मैंने ये कोटेशन भी लिखी है आपके लिए, ये जरूर पढ़ लेना। मैं पीडीएफ डाल दूंगा भाई, सर से बोल के मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डला दूंगा। मैथमेटिक्स एनालिसिस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और उस पर मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। ये पीपीटी आप घर पे जाके इसको पढ़िएगा। ये कोटेशन याद करिएगा, ये बिल गेट्स के द्वारा बोले गए कुछ शब्द थे, मैंने कोटेशन के रूप में ये आप सोच रहे हो कि भैया ये नीले से लिखे हो, ये काले से लिखे हो, क्यों? कॉपी में जब कभी आप लिखोगे आंसर, आंसर लिखना नीले से, कोटेशन लिखना ब्लैक से। वो अलग अलग रंग दिखाने का मतलब यही है कि कोटेशन को अलग रंग से लिखना है, ठीक है। व्हेन, अच्छा भैया हेडिंग लाल से डाल दें? नहीं बेटा, हम पीपीटी डिजाइन कर रहे थे तो मैं तो कुछ भी कलर यूज कर सकता हूँ, आपको नीला और काला पेन यूज करना है। काले से हेडिंग, नीले से मैटर, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रेज, क्रेज के बारे में बताया गया, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से देखिए। और एक और लो, एक और कोटेशन डालिए, ये देखिए, अंत में, अंत में यहाँ पे कंक्लूजन आया होगा, कंक्लूजन नहीं है, हाँ है कंक्लूजन, स्ट्राइकिंग एंड बैलेंस, a balance, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग इज अ पावरफुल टूल व्हेन यूज्ड जुडिशली टू सेव टाइम, फाइंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, कंपेयर प्राइसेस। और बहुत अच्छा ये भी होता है ना, कहीं कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कोई चीज 20 रुपए की है, अब आपको कुछ चीज ऑर्डर करनी होती है जोमेटो से, आप देखते हो वहां पे ऑफर नहीं लग रहा है, 120 की आ रही है, वही सेम चीज स्विगी कितने में दे दे रहा है, 80 में। तो ये सब भी फायदे होते हैं, पैसा भी बचता है, सब कुछ होता है, घटिया प्रोडक्ट खाने को भी मिलता है, सब कुछ होता है बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अच्छे से लिखा है बेटा कशिश, कशिश, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग राइटिंग पोर्शन पे, और राइटिंग पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। राइटिंग पोर्शन 20 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है आर्टिकल राइटिंग, और 10 नंबर का आता है मेरे भाई लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग हम लोग के पेपर में 2 आएंगी, लेटर राइटिंग हमारे पेपर में 2 आएंगी। देखो जैसे कि यहाँ पे 2 लिखी होंगी, एक सेकंड के लिए जरा रुक जाइएगा, यहाँ पे 2 लिखी होंगी लेटर राइटिंग, ये देखिए बेटा, देखो एक सेकंड जरा देखिए फटाक से, 2 लेटर आए हुए हैं, यू आर रुचि, कोई लड़की लिखेगी तो अपना नाम जाके वहां पे नहीं लिख देते थे तुम लोग, योर फेथफुली में अपना नाम लिख देते थे, वहां XYZ लिख देते थे। अब नहीं, अब नाम लिख दिया, इसका मतलब यही लिखना है, कोई लड़की लिखेगा तो नीचे रुचि, और कोई लड़का लिखेगा तो रवि, ये नाम लिख रखा है। डिसाइडिंग एट 13 पार्क एवेन्यू कॉलोनी, अपना एड्रेस न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, शो योर कंसर्न टुवर्ड्स ग्रोइंग लिंग्विस्टिक इंटोलेंस इन कंट्री। होता है क्या है कि केरल के, अच्छा कानपुर के लोग अगर केरल चले जाएं या उत्तर प्रदेश के लोग केरल चले जाए तो ज्यादा दिन रुक नहीं पाते वहां पे, जितने दिन शांत रह लेंगे उतने दिन रुक जाएंगे, और बोलना स्टार्ट किए तो वहां से भगा दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पे भाषाओं का बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। वहां की जैसे कि वहां पे वही लोग ठहर पाते जो वहां की भाषा जानते हैं। बहुत सारे अपने भारत में ऐसे देश हैं कि जहाँ पे अगर भाषा नहीं जानते तो वहां पे रहना आपका व्यर्थ है, क्योंकि अपना जीवन सरवाइव नहीं कर पाओगे तुम। तो इसको लेके आपको एक एडिटर पे लेटर लिखना है और ध्यान केंद्रित करना है। लेटर किस तरीके से लिखा जाता है उसका पैटर्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरे भाई, लेके आया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, है ना। कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, अपना एड्रेस लिखना होता है, और वहां पे एड्रेस लिखा था 13 पार्क एवेन्यू कॉलोनी, न्यू दिल्ली, नवंबर 7 2025। ये कल पीपीटी ऐड की है मैंने, इसलिए कल की डेट मैंने डाली है। आप पेपर दोगे 20 फरवरी को, तो आपको पेपर में 20 फरवरी डालना है। ओके, डेट इस तरीके से डालनी है, ये ना डाल देना 20 फरवरी में पता चले तुम ऐसे लिख रहे हो 20/2/2026, काट देगा एग्जामिनर, इसके ही 1 नंबर कटेंगे। मैटर देखो क्या होता है कि आप पेपर में कुछ भी लिखो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कैसा लिखा है इस पे ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। कंटेंट कुछ भी हो, थोड़ा सा उससे रिलेटेड होना चाहिए बेटा, छोड़ना नहीं होता है पेपर में कुछ भी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको डेट डालना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, मैंने गैप दे रखा है। इसके बाद एडिटर का, जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, लखनऊ में भी है एडिटर, है ना, या फिर कहीं जौन से पेपर है उस पेपर का ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है,
उसका जैसे कि यहाँ पे लिखा है द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। इसके बाद सब्जेक्ट क्या था आपका, सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए। सब्जेक्ट ढूंढते कैसे, वो अबाउट लिखा होगा वहां पे, है ना। जैसे कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढते, एक मिनट आपको हम बता दे रहे हैं सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है देखो टूवर्ड्स के बाद, टूवर्ड्स के बाद जितना कुछ होता है, टूवर्ड्स का मतलब तो की ओर, की ओर। अब क्या, ग्रोइंग लिंग्विस्टिक इंटोलेंस इन अ कंट्री, सो योर कंसर्न टूवर्ड्स, टूवर्ड्स के बाद जितना भी कुछ होता है वो सारा का सारा क्या होता है मेरे भाई, सब्जेक्ट होता है। अब मैंने वहां कंसर्न से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना टूवर्ड्स के बाद जितना भी कुछ होगा वो सारा का सारा आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट हमारा कंसर्न रिगार्डिंग ग्रोइंग लिंग्विस्ट इंटोलेंस इन द कंट्री, हम हमारे देश में भाषाओं को लेकर जो मतभेद चल रहा है उसको, उसके लिए हम लोगों को एडिटर को लेटर लिखना है। लेटर लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, देख लीजिए भाई, है ना। लेटर लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, सर या मैडम, फिर एक लाइन छोड़ते हैं। और ध्यान देखो, मैं एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि सारा कुछ एक ही तरफ है, ऐसा नहीं है एक लाइन इधर लिखना है तो एक लाइन इधर चली गई, एक लाइन इधर तो एक लाइन इधर, ऐसे लेटर नहीं लिखना होता है। लेटर की लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सारा कुछ एक तरफ ही लिखना है, कोई ज्यादा सीढ़ी वगैरह नहीं बनानी है, सांप सीढ़ी नहीं खेलनी है वहां पे जाके, ठीक है। तो लेटर लिखने का तरीका मेरे भाई ये है। क्या मैटर है, ये सारा कुछ भैया आपको खुद ब खुद उसके बारे में थॉट्स पता होने चाहिए, उसको हम लोगों को थॉट्स अपने वहां पे दिखाने हैं लिख के, है ना। और टेंशन ना लो बेटा, आप इतने विश्वसनीय चैनल पे जुड़े हो तो मैं आपको एक ऐसा लेटर पे एडिटर पे एक ऐसा लेटर दूंगा ना जो किसी में भी यूज कर सकते हो, किसी में भी। आप टेंशन ना लीजिए, मैं एक ऐसा लेटर लेके आऊंगा जो किसी भी एडिटर पे लेटर पूछा जाए उसमें अप्लाई कर सकते हो, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये हमारा एडिटर पे लेटर, इसको जरा चेक कर लो, ठीक है। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए, है ना, इस तरीके से लिखना है। और जब कभी अपनी बातों को लिखो तो क्या करो मेरे भाई, तो बीच बीच में पैराग्राफ को चेंज करते रहिए, बीच बीच में पैराग्राफ को क्या करते रहो भाई, चेंज करते रहो, ये देखो, ठीक है। और भी अभी आगे, अभी आगे और भी है, ठीक है, ये देखो, है ना, यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू योर फेथफुली, अब देखो रुचि स्लैश रवि, अब वहां पे एक्स वाई जेड नहीं लिखना है, यहाँ पे भी एक नंबर कटेंगे। वो नाम लिख के दे रहा है, वो पागल नहीं एग्जामिनर, वो कह रहा है रुचि एंड रवि, यू आर रुचि एंड रवि, वो बता रहे तुम रुचि रवि, एज्यूम करो अपने आप को। कोई लड़की लिखेगा तो यहाँ पे रुचि नाम लिख देना अपना जाके, अगर एग्जामिनर नाम लिख के लेटर में दे रहा है तो, नहीं दे रहा है तो पेपर में आप क्या लिखोगे, यहाँ तो नाम लिखा था ना रुचि और रवि, तो आप क्या लिखोगे, लड़का कोई लिखेगा तो रवि, लड़की कोई लिखेगी तो रुचि। तो ये हमारा लेटर का पैटर्न है बेटा, ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ती हैं, ठीक है। आइए चलते हैं हमारा थर्ड पोर्शन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट समझने वाला है, जिसका नाम है सेक्शन सी और जिसका नाम है ग्रामर। इस बार का मॉडल पेपर ने ग्रामर को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि बच्चों की खटिया खड़ी होने वाली है बेटा 2026 में पेपर में, देख लेना, मैं डरा नहीं रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। पेपर इंग्लिश का जरूर ऐसा आने वाला है जो आपको लगेगा कि हाँ इंग्लिश में कुछ तो दम है। क्यों, क्योंकि पूछा जाने का तरीका बहुत डिफरेंट होने वाला है। लेकिन टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, रात दिन मेहनत करेंगे, सारा कुछ फिर से कंटेंट जो पढ़ा था पीवाईक्यू पे अब जोर नहीं देंगे, अब एफवाईक्यू पे जोर देंगे, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग जोर नहीं देंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब बहुत कम आने वाले हैं बेटा। इस बार आने वाला फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कभी नहीं पूछे गए थे, ठीक है। तो आइए ग्रामर को देखते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग ग्रामर हमारी पेपर में आएगी। देखो चौथा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड्स इन सिनोनियम ऑफ लेस स्पीकिंग का सिनोनियम पूछा गया है। लेस स्पीकिंग का सिनोनियम पूछा गया है। लेस स्पीकिंग का मतलब होता क्या है, लेस स्पीकिंग का मतलब होता है कम बोलने वाला। लेस स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। इसका सिनोनियम आपसे पूछा गया, सर सिनोनियम क्या होता है, एक ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मतलब भी होता है कम बोलने वाला, एक ऐसा वर्ड ढूंढ दो जिसका मतलब भी होता है कम बोलने वाला। अभी तक 4 ऑप्शन आते थे सिर्फ, और उसके आंसर लिखे होते थे। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये, लेकिन यहां पे भी आंसर है, यहां पे भी आंसर है मेरे भाई, लेकिन यहां पे क्या कर रखा है, एक सेंटेंस में उस वर्ड को लिखा गया है, एक पूरे सेंटेंस में उस वर्ड को लिखा गया। ये सेंटेंस है 4, आपसे लेस स्पीकिंग का मतलब पूछा जा रहा है। अब देखो आंसर ये है, वैसे देखा जाए 1 2 और 3 और ये जिसके नीचे अंडरलाइन और बोल्ड कर रखा है ना, वो आंसर है।
अब इन चारों में से आपको बताना है आंसर कौन सा होने वाला है। अब ये सेंटेंस में यूज करके पूछा जाएगा सिनोनियम। आपसे एग्जामिनर ने आपको अलर्ट कर दिया है कि मैं इस बार जो सिनोनियम पूछूंगा वो भैया मैं सेंटेंस में यूज करके पूछूंगा। काहे घबरा रहे हो? ये जो होगा ना, जो बोल्ड किया होगा, जिसके नीचे अंडरलाइन होगा, वही उसका ऑप्शन होगा। अब सुनो, कम बोलने वाले की हिंदी क्या होने वाली है, देखो। अच्छा, बच्चा गलती क्या करने वाला है, सेम टू सेम यही वो कैब आने वाली है पेपर में किसी एक सेट में, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। बच्चा टिक लगाने वाला है यहाँ पे। बच्चा किस पे टिक लगाने वाला है? स्पीचलेस पे, क्योंकि भैया स्पीच का मतलब भाषण देना और लेस का मतलब कम, है ना। तो बच्चा सोचेगा यार इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, लेस लेस स्पीक, हो स्पीक स्पीच, वाह सिनोनियम पूछा जा रहा था, एक जैसा लग रहा है, टिक लगा दो। गलत। लेस स्पीकिंग का मतलब होता है कम बोलना। और टेसिटर्न, इसको टेकीटर्न मत पढ़ना, टेसिटर्न का मतलब होता है यहाँ पे कम बोलने वाला। टेसिटर्न ध्यान रखना, टेकीटर्न ना पढ़ने लगना। टेसिटर्न, टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, ध्यान रखना। टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला। इसका मतलब सिनोनियम पूछा जा रहा था। लेस स्पीकिंग का मतलब भी होता है कम बोलने वाला, और टेसिटर्न का मतलब भी होता है कम बोलने वाला। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है, ये। अच्छा सर इसका मतलब बता दो। गलीबल का मतलब क्या होता है? देखो, गलीबल का मतलब होता है, मेरे भाई लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, गलीबल का मतलब होता है भोला। गलीबल का मतलब क्या होता है? भोला भाला होता है। क्या होता है? भोला भाला। इसका सिनोनियम पूछा जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका सिनोनियम क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपसे लेस स्पीकिंग का सिनोनियम पूछा था। लेस स्पीकिंग का सिनोनियम टेसिटर्न, यही होता है। टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला। तो सर ये तीनों क्या है? तो फिर ये तीनों के अलग मीनिंग है। सिनोनियम का अलग एक ऐसा वर्ड ढूंढो जो उससे मिलता हो। लेस स्पीकिंग का मतलब भी कम बोलना होता है, और टेसिटर्न का मतलब भी होता है अल्पभाषी कहा जाता है। टेसिटर्न को क्या कहा जाता है? अल्पभाषी कहा जाता है। इसकी एग्जैक्ट हिंदी होती है अल्पभाषी, अर्थात कम बोलने वाला। अल्पभाषी अर्थात कम बोलने वाला, ठीक है। तो टेसिटर्न का मतलब भी होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता हो। तो गलीबल का मतलब क्या होता है? भोला भाला, ओके। स्पीचलेस का मतलब क्या होता है? जो जिसके मतलब भाषण बहुत कम हो, इस तरीके से बोलेंगे। और गैरुलस का मतलब क्या होता है? गैरुलस पढ़ते हैं इसको, गैरुलस, ठीक है। एक मिनट स्पेलिंग, ठीक है, एक सेकंड जरा रुकना। गैरुलस का मतलब क्या होता है? गैरुलस का मतलब होता है मेरे भाई बातुनी, ठीक है। ध्यान रखना, गैरुलस का मतलब होता है बातुनी। इसका सिनोनियम पूछा जाएगा तो टॉकेटिव। क्या याद रखोगे? टॉकेटिव याद रखोगे। ध्यान रखिएगा, गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। इसका सिनोनियम अगर पेपर में पूछा जाए तो टॉकेटिव। सर ये क्यों बता रहे हो आप? डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ ना, कि लेस स्पीकिंग का मतलब होता है टेसिटर्न। मेरे बेटा ये चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, आपको पता नहीं है एग्जामिनर क्या खेल खेलता है। मॉडल पेपर से ही पेपर आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए कि गैरुलस का मतलब, गैरुलस का सिनोनियम क्या है? पक्का ऐसा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, यहाँ से। ये जो वर्ड्स दिए ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इससे ही क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखो, लेस स्पीकिंग का मतलब होता है कम बोलने वाला। टेसिटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी। तो ये इसका सिनोनियम हो गया। तो ये तीनों के भी याद रख लो ना भाई, ये तीनों के याद रखो। केयरलेस का मतलब क्या बताया मैंने? बातूनी। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा टॉकेटिव। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है यहाँ से कंप्लीट। अच्छा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन भाई मेरे यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक सेकंड जरा रुक जाइएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनियम। मतलब एक ऐसा पेयर ढूंढो जिसका एंटोनियम दे रखा हो। अब सुनो देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहले क्या होता था? पूछा जाता था व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का चार ऑप्शन दे रखा होता था, न्यू, मॉडर्न, या जो भी है। तो हम लोग मॉडर्न पे टिक लगा देते थे। अब पेयर पूछा जाएगा, मतलब एक साथ दो काम, थोड़ा सा दिमाग को और चलाओ। तो सुनो, यहाँ पे एंटोनियम का मतलब विलोम शब्द। एक ऐसा पेयर ढूंढो जहां पे विलोम शब्द लिखा हो। एक ऐसा पेयर ढूंढिए जहां पे विलोम शब्द लिखा हो। बहुत सरल, सिंपल। देखो कैसे। अच्छा नीड का मतलब जानते हो सभी बच्चे? आवश्यकता होता है। और अर्घ का मतलब भी होता है आवश्यकता। ये तो दोनों आवश्यकता है। इन दोनों का मतलब होता है आवश्यकता। इसका मतलब ये दोनों एंटोनियम नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या है? सिनोनियम से। तो भैया ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं। डिसमेल और डिसअपॉइंट, इन दोनों का मतलब होता है निराश। इन दोनों का मतलब क्या होता है भाई? निराश। ये दोनों का मतलब निराश होता है बेटा। डिसमेल और डिसअपॉइंटिंग, ये डिसअपॉइंट, ये डिसअपॉइंटमेंट, इन तीनों का मतलब, सबका मतलब क्या होता है? निराश होना। क्या होता है मेरे भाई? निराश होना। तो ये भी विलोम शब्द नहीं है, एंटोनियम नहीं है, ये क्या है?
सिनोनियम। तो मेरे भाई ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर होगा, तो फिर क्या? वैनिश और डिसअपेयर, वैनिश और डिसअपेयर ये भी सिनोनियम है, क्योंकि वैनिश का मतलब भी होता है गायब होना, और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब भी होता है सॉरी, डिसअपियर का मतलब डिसअपियर है ना, इसका मतलब भी होता है गायब होना। तो ये भी भैया एंटोनियम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को घुमाना पड़ेगा। तो कह रहा है एंटोनियम का पेयर कौन सा है, ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये, क्योंकि ये तीनों की तीनों किसके क्या किसके पेयर है? सिनोनियम के पेयर है। तो एंटोनियम का पेयर कौन सा है? ये है। स्टॉट का मतलब होता है मोटा, स्टॉट का मतलब होता है मोटा, भाई ध्यान रखना, स्टॉट का मतलब होता है मोटा और सिलेंडर का मतलब होता है पतला। तो भैया इसका मिल गया हमको एंटोनियम, क्योंकि मोटा का उल्टा ही क्या होता है? पतला। तो हमसे एंटोनियम पूछा जा रहा था, हम लोगों ने एंटोनियम को पकड़ लिया है। आंसर टिक कर देंगे हम लोग। किस ऑप्शन पे टिक करेंगे भैया? पेपर में जाके चौथे ऑप्शन पे टिक कर देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? चलो नेक्स्ट, सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेल मी द मैटर इन नटसेल, टेल मी द मैटर इन नटसेल। देखो एक इडियम है, मींस, कह रहा मींस। अब ये है क्या? बच्चा कहेगा सर जी आपने तो कहा था इडियम फ्रेजेस पेपर में आते, पेपर में आया ही नहीं। तो ये इडियम ही है, ये इडियम ही है। टेल मी द मैटर इन अ नटसेल, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त में किसी बात को कहना, संक्षिप्त में किसी बात को कहना। ध्यान रखना, इसकी मतलब होता है संक्षिप्त में किसी, नया है पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हवे में नहीं लेना है, आपको सारी चीजें नोट करनी है। ओके, क्या? टेल मी द मैटर इन अ नटसेल, तो इसका मतलब होता है संक्षिप्त में किसी बात को कहना। एक होता है विस्तृत में किसी बात को कहना, एक होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्टकट वे में किसी बात को कहना, ब्रीफली, ब्रीफ। और एक होता है डिटेल, डिटेल का मतलब होता है बहुत विस्तृत तरीके से किसी को बताना। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? जरा मुझे बता दो सही बच्चे, इसका आंसर क्या होने वाला है? डिस्क्राइब द मैटर ब्रीफली, क्योंकि पीयूष सर ने हमें बता दिया है कि टेल मी द मैटर इन नटसेल का मतलब होता है संक्षिप्त में किसी बात को कहना। टेल मी, कि टेल का मतलब कहना, लेकिन ये मी का ये सब ना कहने लगना मुझसे कहना, है ना, वो तो अलग ये फ्रेज है बेटा। टेल मी द मैटर ऑफ नटसेल का मतलब होता है संक्षिप्त में किसी बात को कहना, और इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे बेटा, इसका ऑप्शन भाई हो जाएगा ये वाला, डिस्क्राइब द मैटर ब्रीफली। ओके चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट a child who is unusually good at something is, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो किसी चीज में अच्छा है, एक ऐसा बच्चा जो किसी कार्य में अच्छा है, एक ऐसा बच्चा जो किसी चीज में अच्छा है, उसको क्या कहा जाता है? समथिंग, किसी चीज में अच्छा है, किसी कार्य में अच्छा है, उसको क्या कहा जाता है? एक नया है वन वर्ड, कभी नहीं देखोगे बेटा इस तरीके का वन वर्ड, एग्जामिनर संकेत दे रहा है ना, मैं जो भी पूछूंगा इस बार पेपर में सब नया पूछूंगा, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, मैं सब करा दूंगा, विश्वास रखो, ठीक है। चलो, अ चाइल्ड हु इज अनयूजुअली गुड एट समथिंग इज, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो किसी चीज में अच्छा हो, या जो किसी कार्य करने में अच्छा हो, या जो किसी काम को करने में अच्छा, उसको क्या कहा जाता है? बताओ। अप्रौढ़गी, प्रौढ़जी, क्या बोलेंगे? अप्रौढ़जी, प्रौढ़जी का मतलब होता है विलक्षण, प्रौढ़जी का मतलब क्या होता है? विलक्षण, सर्वगुण संपन्न, क्या कहा जाता है? सर्वगुण संपन्न, ये भी इसकी हिंदी है। विलक्षण, विलक्षण हीन एक अलग चीज होती है, विलक्षण बोल रहा हूं जिसके अंदर सारे लक्षण हैं, जो किसी चीज में अच्छा है और सर्वगुण संपन्न है, उसको ही हम लोग कहते हैं अप्रौढ़जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सेकंड ऑप्शन। अब हमारा भैया लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, और ये लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? कौन सा क्वेश्चन है? सिंटेक्स का है। काहे का क्वेश्चन है? सिंटेक्स का। भैया पेपर में सिंटेक्स तो 2 नंबर का आता था, आपने कहा था नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा 4 नंबर का आता है, 2 नंबर का टिक लगाने वाले में आता है और 2 नंबर का सॉल्व करने वाले में आता है। आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि समय है कम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जिन बच्चों ने मुझसे सिंटेक्स पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को फोड़ देंगे, और जिन बच्चों ने सिंटेक्स नहीं पढ़ा है तो टेंशन ना लो भैया, PYQ लेके आने वाला हूँ और FYQ भी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, टेंशन ना लो। 3 क्लास होंगी, पूरा सिंटेक्स खल्लास हो जाएगा, बहुत जल्द मैराथन आने वाली है आप सभी लोगों के लिए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है? और भैया पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कभी कोई प्रीवियस टाइम दे रखा हो
भैया जब कभी कोई प्रीवियस टाइम दे रखा हो तो वहां पर हैव नहीं आता है, क्योंकि वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन हो गया गलत। ओके, कॉन्फिडेंस आ रहा भैया? पेपर देख के तो लगा तो बड़ा कठिन पेपर है, लेकिन आप जब समझाने आए हो तो समझ में आ रहा, रे यार अगर पीयूष सर है तो सारी चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो टेंशन ना लो, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। कुछ नया नहीं आता बेटा, सारा आता वही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना। पूछने के तरीके ये सब अलग हैं, वरना है सब वही। ठीक है, ही टोल्ड मी, देखो ही टोल्ड मी दैट ही विल सिंग अ सॉन्ग। अब ये क्वेश्चन भी गलत है। अब बच्चा पूछेगा क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये है हमारी पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब, और पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब है तो आगे चल के जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें भी चेंजमेंट आता है, तो विल नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा? वुड होगा। क्या होगा? वुड। तो आपको भी पता होना चाहिए, वहां पे वुड होना चाहिए था। ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, मोर यू वर्क स्ट्रॉन्गर यू बिकम। जब कभी कोई क्लॉज कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होता है तो ध्यान रखिएगा उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा आता है। क्या आता है? दा। ध्यान रखना, आगे चल के भी कंपैरेटिव डिग्री और वहां पे भी दा आएगा, ध्यान रखिएगा। तो जब कभी कोई भी क्लॉज या कोई भी सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होता है तो उसके पहले द आता है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, तो ये हो जाएगा द मोर यू वर्क द स्ट्रॉन्गर यू बिकम। तो ये भी क्या हो जाएगा? तो फिर सही कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन सही है, काइंडली लुक इनटू द मैटर। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। तो ये हमारे इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से पेपर में आपको करना है, टेंशन लेनी नहीं है, हम हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब भैया आ गई भाई हमारी ग्रामर। वो जो चौथा नंबर क्वेश्चन था ना, उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टिक लगाने वाले आते हैं। अब ये पांचवा जो क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ टिक लगाने वाला नहीं मैटर है, यहाँ काम है लिखने वाला, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भैया, जोसेफ ऑलवेज सेज, जोसेफ ऑलवेज सेज, जोसेफ हमेशा कहता है माई डॉटर वॉज माई लाइफ, मेरी बच्ची ही मेरी क्या थी? ए हाँ मेरा जीवन थी, है ना? तो मेरी बेटी ही मेरा जीवन थी। तो ध्यान से समझना, मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब is present in future tense then no changement in tense of reported speech। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, जोसेफ, शांत रहिए, जोसेफ ऑलवेज सेज दैट, जोसेफ ऑलवेज सेज दैट। अब दैट के बाद क्या आ जाएगा? माई डॉटर, माई डॉटर। अब यहाँ क्या वॉस को हैड बीन में चेंज करोगे? नहीं करेंगे सर, क्योंकि ये रिपोर्टिंग में प्रेजेंट की है। सर कैसे पता चलता है प्रेजेंट की? तो बेटा जब पढ़ाएंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, अभी से टू सेज या सेज टू आएगा तो प्रेजेंट की होगी, सेल से विल से, सेल से टू या विल से टू आएगा तो फ्यूचर की होगी। ठीक है, तो जोसेफ ऑलवेज सेज दैट माय डॉटर, अब वॉस का वॉस ही रहेगा और माई चेंज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि प्रोनाउन चेंज होता है, माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? जोसेफ। जोसेफ क्या है? लड़का। तो लड़के का ये माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, तो लड़के का पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? हिज। क्या आएगा? हिज लाइफ। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये इसका क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसमें से दो में कोई एक करना होता है, लिखा है एनी वन, लेकिन क्या हम एक ही बताएंगे? दोनों बताएंगे। देखो, द किंग सेड फेयरवेल, फेयरवेल क्या, ध्यान से सुनो, फेयरवेल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये कभी भी ऐसे वर्ड्स दिखाई दे जाए तो वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बेड में चेंज कर दिया जाता है। किस में चेंज कर दिया जाता है? बेड में, BAD बेड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? द किंग बेड, द किंग बेड। ये क्योंकि विदाई के शब्द होते हैं, बेड जो आता है विदाई के लिए आता है ना, या किसी को शुभकामना के लिए अलग ऑप्टेटिव पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे, सॉरी इंपेरेटिव पढ़ेंगे तब समझेंगे। द किंग बेड। अब जब बेड लगाते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड को हटा के कुछ भी नहीं लगाया जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता है। तो द किंग बेड माई कंट्री मैन और माई, अच्छा ये फेयरवेल को अभी यहाँ पे छोड़ दो, द किंग बेड माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? द किंग, किंग क्या है? लड़का, लड़के के लिए क्या आएगा? हिज। तो द किंग बेड हिज कंट्रीमैन, मतलब राजा ने अपने देश कंट्री के लोगों से कहा विदाई, मतलब विदाई के शब्द कुछ कहे, है ना? द किंग बेड हिज कंट्रीमैन फेयरवेल। ये लास्ट में लिखना है और फुल स्टॉप लगा देना, इसका ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, बने रहो। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए सभी बच्चे, फटाक से इसका आंसर नोट करो।
ठीक है बेटा, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। सुनो भाई, हाँ तो आप लोग, मैं इसलिए हट गया था बेटा कैमरे के सामने से, आप क्वेश्चन को नोट कर सको, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, ठीक है। आइए, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई। जोसेफ ऑलवेज सेज दैट, अब ये माई मैंने नहीं चेंज किया है, तो माई भी फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो जोसेफ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिज। तो यहाँ माई को हटा के क्या कर देना, हिज। अब कुछ जलने वाले कहेंगे कि भैया यही आप करेक्शन गूगल से देखने के लिए गए थे कि आखिरकार यहाँ होगा क्या, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उल्टा सीधा बोला था हमको पहली क्लास में, कमेंट में। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बेटा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलेंगी सारी चीजें बढ़िया तरीके से, अपनी तरीके से अच्छा चलाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। सिंथेसिस का क्वेश्चन है। सिंथेसिस में 3 तरीके होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। क्या करना है, इट वाज रेनिंग हैवली, तेज बरसात हो रही थी। द स्कूल वाज क्लोज, स्कूल क्लोज, बंद हो गया, है ना। तो इसका आप लोगों को आंसर बताना है। इसका आंसर आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर देख के बताइए, जल्दी फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देख के बताना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई, सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस क्वेश्चन को देखना है। देखो क्या है कि इट वॉज रेनिंग हैवली, द स्कूल वॉज क्लोज, भारी बरसात हो रही थी, स्कूल बंद हो गया। कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे द स्कूल वॉज क्लोज, स्कूल बंद हो गया क्योंकि, बिकॉज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बिकॉज, तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बिकॉज लगाया जाता है बीच में। तो द स्कूल वॉज क्लोज, द स्कूल वॉज क्लोज बिकॉज, द स्कूल वॉज क्लोज बिकॉज द इट वॉज इट वॉज रेनिंग हैवली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या कर लिया भाई, नोट कर लिया है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही बच्चे को ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। टेक ऑल, टेक नथिंग, सब कुछ ले लो, कुछ मत लो। टेक ऑल, सब कुछ ले लो, टेक नथिंग, कुछ मत लो। सब कुछ ले लो, बनाना क्या है, कंपाउंड बनाना है बेटा, कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। और कंपाउंड बनता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 होते हैं, फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बट, और, सो, एट, ठीक है। तो ये बनेगा कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड बनाना है, सब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। टेक ऑल, सब कुछ ले लो, टेक नथिंग, कुछ मत लो। सब कुछ ले लो और कुछ मत लो, या फिर सब कुछ ले लो या कुछ ना लो, सब कुछ ले लो या कुछ मत लो। तो टेक ऑल और टेक नथिंग, सब कुछ ले लो या कुछ मत लो। आइदर, या तो सब कुछ ले लो या तो कुछ ना लो। तो आइदर, टेक ऑल और नॉर नथिंग, किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। कंपाउंड बनाना है। इसका आंसर होगा द स्कूल वॉज क्लोज बिकॉज, द स्कूल वॉज क्लोज बिकॉज, द स्कूल वॉज क्लोज बिकॉज
It was raining heavily. The school was closed. It was raining heavily. Okay, done. चलिए next. ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. सिंपल क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्योंकि ग्रामर भी अच्छे लेवल की पूछी गई है मॉडल पेपर में. देखो जरा, दिस इज द स्कैरियस्ट. स्कैरियस्ट का मतलब क्या होता है पता है? डरावना. ठीक है. मूवी आई हैव एवर सीन. ये मूवी इतनी डरावनी थी जो कि मैंने आज तक देखी नहीं. आई हैव नेवर सीन, आई हैव एवर सीन, जो कि मैंने कभी नहीं देखी. इतनी ज्यादा डरावनी मूवी थी. किस डिग्री का क्वेश्चन है पहले तो ये पता करो. द प्लस सुपरलेटिव, द प्लस सुपरलेटिव, सॉरी द प्लस ईएसटी. कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव. चेंज किस में करना है? कंपैरेटिव में. सुनो करना कैसे, कैसे करोगे? कैसे करोगे भाई? दिस मूवी, पहले लिखना दिस मूवी. दिस मूवी, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हम लोग लिखेंगे क्या? एडजेक्टिव के बाद क्या लिखेंगे मेरे भाई? नाउन. दिस मूवी इज स्कैरियर देन. क्या लिखेंगे? दिस मूवी इज स्कैरियर देन. उसके बाद क्या लगाओगे? एनी अदर. एनी अदर मूवी, एनी अदर मूवी. अब एनी अदर मूवी को अलग कर रहे हो तो एनी अदर मूवी. आई हैव नेवर, आई हैव एवर सीन. इसका आंसर ये हो जाएगा, ध्यान रखना. इसका आंसर क्या होगा? दिस मूवी इज स्कैरियर देन एनी अदर मूवी. दिस मूवी इज स्कैरियर देन एनी अदर मूवी आई हैव एवर सीन. ये इतनी खतरनाक मूवी, इतनी डरावनी मूवी थी जो कि मैंने कभी देखी नहीं थी. इसका कंपैरेटिव बन गया. अब आप चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो. ये तो बहुत सारा है, क्लास 10th में बताया गया था. इट हैज रेन्ड एवरी डे दिस वीक. निगेटिव बनाना है, सिंपल है. हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो. इट हैज नॉट, इट हैज नॉट रेन्ड एवरी डे दिस वीक. सिंपल है. ठीक है. नेक्स्ट. Correct any one of the following sentences. He was enough kind to help me. He was enough kind to help me. Enough is always used after adjective. Enough is always used after adjective. ध्यान रखना. तो enough जो है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, और इसको हम लोग यूज करेंगे एडजेक्टिव के बाद में. तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, he was kind enough. क्या हो जाएगा? He was kind enough to help मी. तो ये ध्यान रखना है. इनफ इज ऑलवेज यूज आफ्टर एन एडजेक्टिव. इनफ को हमेशा एडजेक्टिव के बाद लिखना, और काइंड क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसलिए इनफ को हम लोग काइंड के बाद लिखेंगे. ठीक है. ये था हमारा सिंटेक्स का क्वेश्चन. आप चाहो तो ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो. कोई एक करना था, मैं दोनों करा रहा हूँ ना बेटा, इसलिए वीडियो लेंथी जा रही है. ठीक है. क्या? द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, मतलब ये जो गेहूं का उत्पादन है, कैन बी इम्पोर्टेड टू अदर कंट्रीज. इम्पोर्ट का मतलब होता है मंगाना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना. यार एक बात बताओ, किसी देश में अगर अधिकता, एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, एक एक्सेस का मतलब होता है पहुंच. होमोफोन्स पूछा जाता है, ACCESS पहुंच, और एक एक्सेस का मतलब होता है अधिकता. ये जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है कौन सा? वीट का, गेहूं का जो उत्पादन है वो इतना ज्यादा है कि उसको क्या किया जा रहा है? मंगाया जा सकता है अदर कंट्री से. यार एक बात बताओ, जिस चीज की हमारे पास अधिकता है हम उसको मंगाएंगे कि भेजेंगे? उसको भेजना पड़ेगा, तो हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे. तो क्या इसको, ये आंसर हो जाएगा कि गेहूं की अधिक उत्पादन होने के कारण अन्य देशों में इसको क्या किया जा सकता है? भेजा जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है. इंपोर्ट नहीं करना है, क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है. ठीक है. नेक्स्ट. यह हमारा रहा मेरे प्यारे बच्चे क्या? ग्रामर पोर्शन. अब हमारा, अच्छा ये देखो, एक क्लॉज का मतलब होता है, एक क्लॉज का मतलब होता है मेरे भाई उपवाक्य, और एक क्लॉज का मतलब होता है पंजे. क्या होता है? इसका उपयोग आप लोग कर लीजिएगा. एक क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य या पद कहा जाता है, या पद कहा जाता है, और एक क्लॉज का मतलब होता है पंजे. ठीक है. ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट. एक पेन का मतलब होता है दर्द, और एक पेन का मतलब होता है क्या? पेल. देखो एक पेल भी पूछा जाता है, एक PEIL और एक PALE. इस पेल का मतलब क्या होता है? पीला या उगड़ा हुआ. ठीक है. देखो, ट्रांसलेशन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और ट्रांसलेशन हमारा ये है. अब ट्रांसलेशन करना कैसे वो हम आपको बाद में समझाएंगे. ये हमारे सामने लिखा हुआ है, आप लोग ट्रांसलेशन की फोटो खींचो. ठीक है. आप लोग इसकी फोटो खींचो. ठीक है. इसको कैसे करना है बेटा, ये मॉडल पेपर डिस्कशन में नहीं बताया जा सकता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. ये है हमारा लिटरेचर, और लिटरेचर में हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर. ठीक है. तो लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर आते हैं, इसको कैसे करना है ध्यान से समझो.
ठीक है बेटा, चलो तो हम लोगों को क्या करना है, इसका क्वेश्चन आंसर देना, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट अ थंडर क्लैप, व्हाट अ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स, ऐसे कौन से वर्ड्स थे, ऐसे कौन से वर्ड्स थे जिससे वो थंडर क्लैप हो गया अर्थात घबरा गया, which words are referred to her and what is their significance, और इसका क्या महत्व है, ऐसे कौन से वर्ड्स थे जिससे वह घबरा गया था और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उपयोग है, इसको हम लोगों को जानना है। तो मेरे भाई इसका आंसर लिखा हुआ है ये आपके सामने, देखो क्या था कि एम हेमल, दीज वर्ड्स रेफर टू द अनाउंसमेंट, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जब अनाउंसमेंट किया गया एम हेमल के द्वारा, मतलब एम हेमल जब वहां पहुंचे तो उनके सामने एक अनाउंसमेंट हुआ कि द जर्मन की जो अथॉरिटी थी उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया, हैड ऑर्डर्ड, एक ऑर्डर दिया गया क्या कि ओनली जर्मन टू बी टॉट, सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स, स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, एल्सेस और लॉरेंस स्कूल जो है ना वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा, जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगी। इस वजह से वो जो एम हेमल थे ये बहुत क्या हो गए, थंडर क्लैप हो गए अर्थात घबरा गए, ठीक है, क्योंकि दिस वॉज अ थंडर क्लैप, वह घबरा गए क्योंकि फ्रेंच, बिकॉज इट मीन्ड दैट ही वुड नेवर लर्न हिज मदर टंग, वो इसलिए घबरा गए थे कि उनको लगने लगा हमारी मातृभाषा नहीं बोली जाएगी, हमारी मातृभाषा नहीं बच्चों को सिखाई जाएगी, इस वजह से वो घबरा गए क्योंकि जर्मन की जो अथॉरिटी थी उसने ऑर्डर दिया था कि यहाँ पर स्कूलों में एल्सेस और लॉरेन में जो स्कूल है ना, जो स्कूल है यहाँ पे जो लैंग्वेज चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी लैंग्वेज चलेगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगी। तो एम हेमल क्या थे, फ्रेंच के थे और ये फ्रेंच लैंग्वेज जानते थे, तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने क्या किया, फ्रेंच को प्रायोरिटी देते थे और इनको डर लगने लगा कि भैया जब हमारी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा ये है और इसको हम लोगों को याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डिसाइडेड टू सेटल द केस ऑफ शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों ने क्या डिसाइड किया था। तो गांधी जी जो थे उनकी मांग थी कि 50% हिस्सा हमको मिलना चाहिए, और जो वहां के जब भारत आजाद नहीं था, जब बंधक में था तो वहां पे 25% हिस्सा दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन किया, उन्होंने कहा नहीं मुझे 50%, इंडिगो चैप्टर का क्वेश्चन है, 50% हिस्सा चाहिए, तो 50% हिस्सा नहीं देकर उन लोगों ने अंततः 25% हिस्सा अपना दिया था। यह हम लोगों के सामने क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिसाइडेड टू सेटल द केस ऑफ शेयर क्रॉपर्स, क्या डिसाइड किया, बटाईदार, शेयर क्रॉपर्स का मतलब बटाईदारों को देना जो हिस्सा था, कितने % हिस्सा देना उन्होंने सेटल किया अर्थात डिसाइड किया। देखो टू सेटल द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर का मतलब था बटाईदार, जो बटाईदार हुआ करते थे, नहीं जैसे कि अपना खेत दे देते थे, तो अंग्रेज लोग भी यही करते थे, उनका खेत ले लेते थे बटाई पे, और जो उपज होती थी उस उपज का कुछ % उनको दे देते थे, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा खेत वेत दे दिए जाते हैं किसी को खेती करने के लिए, जितनी भी खेती होती है उसका 10%, 20%, 30%, 40% बचत आपको दे दी जाती है। ऐसे अंग्रेज लोग भी करते थे, आपका खेत ले लेते थे और आपको उसका कुछ % देते थे। तो क्या होता था शेयर क्रॉपर्स, अच्छा क्या हुआ लास्ट में जाते जाते अंग्रेज भाई, हम लोग गुलाम थे तो अंग्रेज लोग कहने लगे कि हम इतना % नहीं देंगे, तो बहुत कम % देने लगे थे। तो फिर गांधी जी से मुलाकात करते हैं राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला अपनी बात रखते हैं जाके, है ना, तो फिर गांधी जी एक आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन में 50% की मांग करते हैं, 50% लास्ट में नहीं मिल पाता, मिलता 25% ही है, ठीक है। तो टू सेटल द शेयर क्रॉपर्स केस, द लैंडलॉर्ड्स, जो बटाईदारों का केस था, द लैंडलॉर्ड्स का मतलब था जमींदार, एग्रीड, जमींदार एग्री हुए टू रिफंड, वापस करने के लिए ओनली 25%, सिर्फ और सिर्फ 25% हिस्सा वापस करने के लिए वो लोग राजी हुए थे, ऑफ द मनी, उनके पैसों का, उनके जो पैसे थे उसका सिर्फ 25% हिस्सा वापस करने के लिए जो बटाईदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ये राजी हुए थे, ध्यान रखना, ठीक है। दे हैड इलीगली टॉल्टेड, ठीक है, जो कि लीगल था, इलीगल था। गांधी की जो प्रारंभ में डिमांड थी वो कितनी थी, मैंने आपको क्या बताया, 50% थी, बट लेकिन फाइनली एक्सेप्टेड, लेकिन अंततः पता है कितने % एक्सेप्ट किया गया, 25% हिस्सा ही उनको रिफंड किया गया था सेटलमेंट के तौर पे। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा,
मैंने कहा आपसे कि गांधी जी ने एक सेटलमेंट कराया था, 50% हिस्सा उन्होंने मांग की थी, 50% हिस्सा उनको ना मिलकर कितने परसेंट हिस्सा वापस किया गया था, 25% हिस्सा उनको वापस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को लिखना है बेटा पेपर में जाके, ध्यान रखिएगा। कोई 4 क्वेश्चंस आएंगे, कोई 2 क्वेश्चंस ही हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है बी का, व्हाई डिड द पेडलर, पेडलर का मतलब होता है, हम लोगों को कह सकते हैं जो चूहादानी वाला चैप्टर पढ़ो, द रेट ट्रैप। पेडलर का मतलब होता है आवारा, घूमने वाला, फेरी वाला, फेरी करने वाला, फेरी वाला बोलेंगे, आवारा नहीं बोलेंगे, ये सेंस नहीं सही है, फेरी वाला बोलेंगे। तो व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल, है ना। तो उसने क्या किया था, आप चैप्टर जब पढ़ोगे, द रेट ट्रैप चैप्टर है, 5वां चैप्टर है प्रोज का, तो उसमें जब पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा एडला विलियमसन, एडला विलियमसन जो आयरन मैन की बेटी थी, उसने क्या किया था, उस फेरी वाले की बहुत प्रशंसा की थी। तो उसने क्या किया, उसी से खुश होकर उसकी लाज बचाने के लिए, उसकी इज्जत रखने के लिए एक साइन किया था। किस नाम से साइन किया था, कैप्टन वॉन स्टेल। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि पेडलर ने ऐसा क्यों किया, खुद का साइन इस नाम से क्यों किया था, कैप्टन वॉन स्टेल, है ना। तो द पेडलर साइंड, पेडलर ने, फेरी वाले ने सिग्नेचर किए हिमसेल्फ, खुद के, एज कैप्टन वॉन स्टेल, एज कैप्टन वॉन स्टेल नाम लिख के उसने सिग्नेचर किया था, क्योंकि टू ऑनर द ट्रस्ट, उसका जो विश्वास था, किसका विश्वास था अभी आगे बता रहा हूं, और एंड काइंडनेस, उसकी जो दयालुता थी, सोन बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर, आयरन मास्टर की जो बेटी थी उसकी जो दयालुता थी और उसका जो कह सकते हैं विश्वास था, एडला विलियमसन, जिसका नाम एडला विलियमसन था, उसको जताने के लिए, उसके मान सम्मान को रखने के लिए उसने कैप्टन वॉन स्टाइल का सिग्नेचर किया था, बाय ट्रीटिंग हिम एज अ रियल कैप्टन, क्योंकि उसने उसको क्या मान लिया था, एक असली कप्तान मान लिया था, एक असली कैप्टन मानने लगी थी। सी हैड गिवन हिम अ सेंस ऑफ डिग्निटी, उसने उसको बहुत इज्जत दी थी, है ना, उसने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। इन सबकी मान सम्मान को बचाने के लिए, इस सभी मान सम्मान को रखने के लिए एडला विलियमसन ने हमारे लिए इतना किया, हम फेरी वाले होने के बावजूद उसने हमको एक कैप्टन माना, उसने हमारी प्रशंसा की। इस वजह से उसने क्या किया था, लास्ट में जाते टाइम एक सिग्नेचर किया था, वो भी किस नाम से किया था मेरे भाई, कैप्टन वॉन स्टाइल। ध्यान रखना, इसका आंसर ये है मेरे बेटा, क्या है कि हम आपको सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको यूट्यूब पे चैप्टर की समरी दूंगा, क्वेश्चन आंसर दूंगा, तो वहां पे एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अभी मॉडल पेपर का डिस्कस कर रहा हूं, तो सारा चीज नहीं डिस्कस किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो और वाला, इन दोनों में कोई एक ही करना था। अब साहिब आलम जो नाम है वो, व्हाट इज आयरनिकल अबाउट द नेम साहिब आलम, साहिब आलम नाम को गलत क्यों माना गया था। तो हुआ क्या कि साहिब आलम एक भगवान के मतलब कहा जा सकता है। जैसे देखो, द आयरनरी लाइज इन द मीनिंग ऑफ नेम साहिब आलम, साहिब आलम नाम में गलती नहीं थी, साहिब आलम नाम के अर्थ में गलती थी। अर्थ में गलती क्या है कि विच ट्रांसलेट्स टू लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस संसार के भगवान को साहिब आलम कहा जाता है। ओके, और मास्टर ऑफ वर्ल्ड, इस संसार के मास्टर को हम लोग साहिब आलम कहते हैं, ध्यान से समझना। हाउएवर, हालांकि द बॉय साहेब, जो साहेब लड़का था, वैसे साहेब एक लड़का था जो मिल्क बूथ पे काम करता था। चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगा सारा कुछ, अभी आप लोग नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है, आंसर नोट कर लो। साहिब आलम पूछा जा रहा है, साहिब आलम में क्या गलती थी, तो साहिब आलम में गलती नहीं थी, साहिब आलम के नाम के अर्थ में गलती थी, उसकी मीनिंग में, अर्थ में गलती थी। क्यों, क्योंकि ये जो साहिब आलम नाम है ना, ये कूड़ा बटोरता था। साहिब आलम क्या करता था, कूड़ा बटोरता था, रैग पिकर था, रैग पिकर था, कूड़ा बटोरने का काम करता था। तो लोगों ने सवाल उठाया कि तुम कूड़ा बटोरते हो, रखे हो भगवान का नाम। तो इसके पे एक सवाल उठा था, तो यही पूछा जा रहा है साहिब आलम नाम में क्या गलती थी। तो साहिब आलम नाम में गलती नहीं थी मेरे भाई, साहिब आलम नाम के अर्थ में गलती थी। क्योंकि इस वजह से उसके अर्थ में गलती थी, क्योंकि ये भगवान का नाम है, ये भगवान के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, इस वजह से यहाँ पे ये कुछ बातें कही गई हैं। आपके सामने आंसर है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है प्लीज। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है भैया लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है, पोएट एंड पेनिकस चैप्टर का है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है डन। ये आप इसको पूरा नोट कर लेना, ठीक है, इस चीज को पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है अच्छे से। ये पूरा बस 2 मिनट का हमारा क्लास और है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा पेपर में आने वाला है क्या, इसके बाद हमारा पेपर में आने वाला है पोएट्री का पैसेज। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं भैया, तो बेटा मॉडल पेपर में सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं, बहुत लंबा पेपर आता है। सुनो, रीड द फॉलोइंग एक्सर्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। 3 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है।
It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangers fishermen in the cold sea. ये कीपिंग क्वाइट चैप्टर का हमारा एक हमारा चैप्टर है कीपिंग क्वाइट। इस चैप्टर का हमारा ये पैसेज है। उसमें कहा गया है कि हम लोग 12 तक गिनती गिनेंगे और 12 तक गिनती गिनने पे पूरी दुनिया शांत हो जानी चाहिए। और फिर बताया गया है कि हम लोग कितना बिजी हैं, इतना ज़्यादा बिजी हैं, इतना ज़्यादा अपने कामों को लेके बिजी हो गए कि हमें किसी का कोई अता पता नहीं है। हमारे बताया जा रहा है एक व्यक्ति जो काम करता रहता है, निर्भर काम करता रहता है, पैसों के चक्कर में किसी भी चक्कर में काम करता रहता है, बाद में जब देखता है उसके हाथ में छाले निकले। तो कुछ देर के लिए कीपिंग क्वाइट में बताया गया है कि थोड़ी देर के लिए हमको शांत होना है। पैब्लो नेरूडा, हमको कुछ देर के लिए थोड़ा सा शांत होना है और शांत मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, आपको शांत रहना होगा और आप फील करिए ये जीवन क्या है। इस तरीके से कीपिंग क्वाइट, चुप्पी थामना, कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप्पी थामना, बिल्कुल चुप रहना होता है। जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस पेपर में आते हैं मेरे भाई इस तरीके से। क्वेश्चंस आप लोग देख लो, आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आंसर आपको नोट कर लेना है, ठीक है। Why would it be an exotic and strange movement? ऐसा कौन सा भयानक अचानक मूवमेंट होता है, भयानक मूवमेंट होता है जो लोगों को एक्सोटिक कर देता है, ठीक है। तो ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। एक्सोटिक मतलब होता है बिल्कुल ठिठोर देता है ना। ये देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सप्लीमेंट्री से, लेकिन उससे पहले एक आता है 10वां क्वेश्चन जो होता है सेंट्रल आइडिया लिखने का। सेंट्रल आइडिया पेपर में आता है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी द रोड साइड स्टैंड्स आंट जेनिफर। 3 आते हैं, जैसे जीवन परिचय आता है ना हमारे एग्जाम में हिंदी में, वैसे इंग्लिश में आंट वो आता है, वो क्या कर रहे हैं, सेंट्रल आइडिया। 3 आते हैं, कोई एक करना होता है, कोई भी कर लो, हम आपको बताएंगे। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और आई थिंक ऑफ ब्यूटी, ये 3 ही सेंट्रल आइडिया याद करने पेपर में आपके मिल जाएगा, गारंटी। 3 में कोई ये करना होता है ना। अब ये भैया, अब मैं इसको लेके नहीं आया हूँ, लिख के नहीं लाया हूँ। क्यों नहीं लिख के लाया हूँ भैया? क्योंकि मैं आपको इसको जब पढ़ाऊंगा तभी मैं लिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर में सारा कुछ हम आपको नहीं बताने वाले, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सप्लीमेंट्री का होता है। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमारे सामने लिखे हुए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। भैया आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, समझा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि बेटा कोई मतलब नहीं बनता है इतनी सारी चीजें। कोई जब चैप्टर पढ़ा देंगे ना, जब उसकी समरी हमको समझ में आने लगेगी, तब हमको क्वेश्चन का कराना सही लगता है, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप लोगों को चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको सब कुछ याद हो जाएगा। एक ट्रिक है मेरे पास, RUW ट्रिक, उस ट्रिक से हम आपको लिटरेचर याद करा देते हैं, गारंटी होती है लिटरेचर को याद कराने की। बस ये है कि मैं यूट्यूब पे उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैटर ये है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। वो हम देखते हैं, करेंगे, बात करेंगे सर से, अगर हो सकेगा तो यूट्यूब पे भी लाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन को नोट करिए, गोडवाना कौन था, है ना, और व्हाट हैपेंड इट टू बी लेटर, बाद में इसके साथ क्या होता है ये सारा कुछ बताया गया। गोडवाना एक 650 मिलियन समय पहले की एक कह सकते हैं, तो ये अंटार्कटिका चैप्टर का है, जिसको बाद में अंटार्कटिका के रूप में उसने बदल दिया है, जनरेट कर लिया, देखो लिखा होगा। अमेरिका में ये प्रेजेंट थी शायद, अंटार्कटिका, सॉरी हाँ, अंटार्कटिका पे ये प्रेजेंट थी लेयर गोडवाना। गोडवाना अब है नहीं, थी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अमेरिकन सोल्जर जो कि आप लोगों ने वो चैप्टर इसका है एनिमी, द एनिमी चैप्टर, डॉक्टर सदाव वाला है ना। ऑपरेट कैसे करती है उसकी बीवी, उसको लेके आती है, डर रहे होते हैं ये लोग क्योंकि ये नियम के खिलाफ था, क्योंकि जो अमेरिकन सोल्जर था वो बाहर से आया हुआ था, है ना, बाहर रहता था, और वो पानी में बहकर उसके घाव वाव लग गए थे बहुत ज़्यादा, तो उसकी बीवी उसको देखती है, और देखती इतना ज़्यादा, अपनी खिड़की से देखती है, और बहुत ज़्यादा उसके घाव वाव था, तो वो अपने पति को लेके जाती है, वहाँ से उसको घर पे लाती है, उसको सही करती है, एनेस्थेसिया देती है ना, इंजेक्शन देती है, उसके बाद उसको ऑपरेट करती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है बहुत तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से डेयरी वाला एक चैप्टर है, तो ये भी हमारे पेपर में पूछा जाता है, मिस्टर लैम वाला, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये देखिए अभी आता है एक लॉन्ग आपके पेपर में, बामा, बामा, और एक चैप्टर हु इज बामा,
और एक है हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन है, व्हाट फिजिकल डायबिटीज और मिस्टर लैम डेयरी सफर फ्रॉम। अच्छा क्या है कि इस चैप्टर में उसका मुंह जला रहता है तो उसको देख के डर जाते हैं ना वो लोग। तो ये आप लोग पढ़ोगे ना जब चैप्टर तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ये लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन का आंसर, बामा कौन था, है ना, कौन थी, लड़की थी, ध्यान रखिएगा, बामा लड़की थी, उसका एक भाई था, मेरा नाम माइंड में नहीं आ रहा है, भाई का नाम क्या था, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हु इज बामा, बामा कौन था, बामा इज एन एक्सक्लेम्ड तमिल दलित राइटर। एक दलित, हाँ दलित परिवार से बिलोंग करती थी। इस चैप्टर में यही बताया गया कि जात पात को लेके लोग कैसे, क्योंकि उसने क्या था कि उसके मालिक ने शायद जलेबियां मंगवाई थी तो कहा था कि वो थैला लेके जाओ, अर्थात तुम्हारा हाथ नहीं लगना चाहिए जलेबियों में वरना दूषित हो जाएगी जलेबी। तो उसकी बहन उसी को लेके बातचीत करती है। तो वह सारा चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो सारा कुछ सिखा देंगे, तुम टेंशन ना लो। क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो, ये लॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं लिखा जाता है। मैं आपको इंट्रोडक्शन भी लिखाता हूँ, आंसर लिखाता हूँ, कंक्लूजन लिखाता हूँ सभी चैप्टर का। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आंसर लेके आया हूँ क्योंकि मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब हम पेपर की बात करेंगे तो बहुत अलग तरीके से चलेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलो देखो नेक्स्ट, इसका आंसर ये भी है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलो तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसको देखा। हम लोग बात कर लेते एक बार फिर से। सेक्शन ए 15 नंबर का आता है कॉम्प्रिहेंशन, 12 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं वो कैब बेस्ड, वो कैब आपको पढ़ के समझना होता है, ठीक है। फिर 20 नंबर का आता है राइटिंग पोर्शन, जिसमें आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर की आती है, 10 नंबर का, और लेटर राइटिंग आती है, लेटर एडिटर पे आता है। ये भी आपका राइटिंग पोर्शन होता है, ये स्किल होती है, वो आपको आनी चाहिए, कैसे लिखी जाती है वो हम आपको बताएंगे, हाउ टू राइट आर्टिकल राइटिंग, हाउ टू राइट लेटर राइटिंग, ओके डन। उसका सेक्शन सी में ग्रामर आती है, जिसमें 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं 2-2 नंबर के, 5 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव 2-2 नंबर के सॉल्व करने वाले। फिर हमारा आता है ट्रांसलेशन, 5 नंबर का आता है। उसके बाद हमारी 40 नंबर की लिटरेचर आती है, 20 नंबर, 15 नंबर का हमारा प्रोज, 15 नंबर की सप्लीमेंट्री, और 10 नंबर का हमारा आता है पोएट्री। पोएट्री में 6 नंबर का आता है हमारा चैप्टर, वो जो अभी कीपिंग क्वाइट का पूछा गया था, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर उसमें ही लिखा रहता है। 4 नंबर का आता है सेंटर आइडिया। इस तरीके से सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। आपको क्या क्या याद करना बहुत जरूरी होता है, एक तो आपको सेंट्रल आइडिया याद होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में फिक्स होता है। कौन कौन से याद होने चाहिए, माई मदर एट 66 का याद होना चाहिए, और कीपिंग क्वाइट का याद होना चाहिए, और आ थिंक ऑफ ब्यूटी का याद होना चाहिए। 3 सेंट्रल आइडिया याद होने चाहिए, और एक लेटर, जो कि एक ऐसा लेटर, कोई भी टॉपिक पे लेटर आ जाए एडिटर पे होगा वैसा ही लिखना है। वो हम आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाले हैं, हाउ टू राइट लेटर टू द एडिटर, ठीक है। एडिटर पे लेटर कैसे लिखा जाता है, किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, पैटर्न वही होने वाला है, एक याद कर लो सारे हो जाएंगे। अब क्या 50 थोड़ी ना याद करा देंगे, लेकिन एक टॉपिक, मेरा एक पैटर्न याद कर लेना, सारे लेटर आपको याद हो जाएंगे। कैसे वो हम आपको बाद में बताएंगे जब हम वीडियो लेके आएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, हाँ मैं जानता हूँ इसको मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया है, लेकिन भैया ज़्यादा चीज़ें बतानी थी, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको ग्रामर को लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बेड कब आता है, जब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट या फेयरवेल, कुछ पार्टिंग वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे हम लोग बेड का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन कुछ नहीं आता है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर देन नो चेंजमेंट इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, है ना। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर का होता है। तो ढेर सारी चीजें ये आपके समझ में आने वाली है। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है, फैन वॉइस इसकी ट्रिक होती है, सब कुछ सिखाएंगे जब हम पढ़ाएंगे। अभी डिस्कशन पे आए थे तो डिस्कशन में आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की क्लास को मेरे भाई यहीं पे समाप्त करते, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।